Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग। डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग को हमने पिछले 2 लेक्चर्स से शुरू कर रखा है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसका एक जो रोड मैप है उसके ओवरऑल व्यू के लिए है। हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग में से स्टेटमेंट ऑफ वर्क को पढ़ा, हमने प्रोजेक्ट चार्टर को पढ़ा, हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को पढ़ा। ये तीनों चीजें भी प्रोजेक्ट प्लानिंग का ही हिस्सा है, लेकिन प्रोजेक्ट की जो मंसूबाबंदी है या जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपने शुरू करना है उसकी मंसूबाबंदी में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं, उसके लिए कोई एक रोड मैप ऐसा होना चाहिए जो आसानी से आपको समझा जाए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास जो प्रोजेक्ट प्लानिंग का एक हिस्सा है जो कि इंतहाई क्रूशल है किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर के लिए। अगरचे तमाम हिस्से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको पता है कि बुनियाद ही किसी इमारत की मजबूती या उसके दवाम का बायस बनती है। तो चूँकि प्रोजेक्ट प्लानिंग में हमारे पास वो एक्टिविटीज़ शामिल हैं जो इसकी बुनियाद हमें फ्राहम करेंगी कि हम एक प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाएँ और उसको एक सक्सेस स्टोरी बना सकें। तो हमारे पास ये 8 रोड मैप गाइडलाइंस हैं जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हमें मदद करती हैं, जिनमें से हम हर एक का ओवरव्यू आज इंशाल्लाह लेंगे। नंबर 1 है क्रिएट एंड एनालाइज बिजनेस केस। नंबर 2 है आइडेंटिफाई एंड मीट स्टेक होल्डर्स फॉर अप्रूवल। नंबर 3 है डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप। नंबर 4 सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 5 है डिटरमिन डिलीवरेबल्स। नंबर 6 है क्रिएट प्रोजेक्ट स्केड्यूल एंड माइलस्टोन्स। नंबर 7 है असाइनमेंट ऑफ टास्क्स एंड नंबर 8 है रिस्क असेसमेंट। ये कॉन्सेप्ट डायग्राम भी आपको बताएगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो कितने यानी फेजेस पर मुश्तमिल है। इसमें वही चीज़ें हैं कि बिजनेस केस को क्रिएट और एनालाइज करना, स्टेक होल्डर्स से मिलकर उनको आइडेंटिफाई करना, उनसे मिलना और अप्रूवल लेनी, प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करना, अपने गोल्स को सेट करना और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, डिलीवरेबल्स की डिटर्मिनेशन करना, प्रोजेक्ट का स्केड्यूल और माइलस्टोन्स वगैरह बनाना, रिस्क असेसमेंट करना और टास्क्स को असाइन करना। इसमें से नंबर 1 है क्रिएट एंड एनालाइज बिजनेस केस। बिजनेस केस से मुराद क्या है? बिजनेस केस से मुराद वो वजह है कि जिस वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को करने जा रही है। ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जिस वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन करने जा रही है वो क्या वजह है, वही तो वो बिजनेस केस है जिस वजह से आप इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर रहे हैं। इससे ये होगा कि हमारा जो प्रॉब्लम होगा कम से कम वो आउटलाइन हो जाएगा। इसकी कोई भी मिसाल हो सकती है, जैसे यहाँ दी गई है कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। वजह उसकी ये है कि हमारी सप्लाई लाइन जो है दूसरे कंपटीटर्स के मुकाबले में एक पूरा दिन ले जाती है। तो ये एक जो है प्रॉब्लम की आउटलाइन है और इसको सॉल्व कैसे करना है और इससे फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारा बिजनेस केस को क्रिएट करना और फिर उसको एनालाइज करना। ये हमारा पहला स्टेप होता है कि आपने ये बात समझनी है कि आपकी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को क्यों टेक अप कर रही है और क्या प्रॉब्लम है, उसकी आउटलाइन क्या है और उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रोजेक्ट के करने के बाद क्या फ़ायदा होगा।
आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपने करना है कि आपने जो स्टेक होल्डर्स, जिनके स्टेक्स जुड़े हुए हैं आपके इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साथ, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और उनसे मिलकर फिर आपने उनकी इस चीज़ की अप्रूवल लेनी है। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? सिंपल सी बात है कि आपके इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से कौन कौन लोग मुतासर होंगे, किस किस डोमेन एरिया से लोग मुतासर होने वाले हैं, तो उन सब की एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद जब आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी तो आपके समझे स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई हो गए। इसमें गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज भी हो सकती हैं, पब्लिक लोग भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फिर जो आपकी इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो इस चीज़ की डिमांड करती है कि आप इनमें से जो क्रूशल और जो वाइटल आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलिए, मिलकर उनको ये जो आपने बिजनेस केस आइडेंटिफाई किया है वो उनके सामने रखें, उनसे बात करें और इस बिजनेस केस को उनको समझाएं। जो आपने जो है वो उनके जो आपने आइडेंटिफाई और एनालाइज किया है वो बिजनेस केस वो उनके सामने रखें और उनसे डिस्कस करें और इस बात को डायरेक्टली उनके साथ डिसाइड कर लीजिए कि आप ये प्रोजेक्ट भी हो भी सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि स्टेक होल्डर्स के साथ मिलिए और उनसे अप्रूवल लीजिए? वजह यह है कि जिस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की वजह से जो लोग मुतासर होंगे, जिनका स्टेक ऑन होल्ड है, अगर उनकी रजामंदी या उनकी अप्रूवल के बगैर ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनता है तो इसका कोई मकसद नहीं है। आपका वक्त और आपका पैसा और आपके रिसोर्सेज सब ज़ाया होंगे। तो इसलिए शुरू में ही आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें उन स्टेक होल्डर्स को और उसके बाद उनसे मिलिए, उनके सामने बिजनेस केस को रखिए और उनसे ये डिसाइड कर लीजिए कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट के स्कोप को जो है वो डिफाइन करना। ये मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट चार्टर और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ भी मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस चीज़ को की आउटलाइन तैयार करना और ये डॉक्यूमेंटेड होगी और इसकी जो बाउंड्रीज होंगी ये वेल डिफाइंड होगी। यही चीज़ प्रोजेक्ट स्कोप कहलाती है कि आपने इस बात का तयन करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इस प्रोजेक्ट में जो है वो परफॉर्म होगी या हमारे प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज क्या है, हमारे प्रोजेक्ट की जो हदूद क़यूद हैं वो क्या है। अगर हम इस चीज़ को सेट नहीं करते, प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन नहीं करते कि प्रोजेक्ट का स्पैन कितना होगा, ये इसकी हदूद क़यूद क्या होंगी, क्या इसकी बाउंड्रीज होंगी, तो फिर हमारा जो समझे प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो क्रीपी हो सकती है और हम जो है वो भटकने से बच सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट स्कोप वेल डिफाइंड है। लिहाजा हम अपने प्रोजेक्ट के जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आसानी से सेट कर सकते हैं। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को ही डिफाइन नहीं किया तो फिर आप कैसे अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे? आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या आपके गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब आपने अपना प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन कर लिया, आपके प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसकी आउटलाइन बन गई, वो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड हो गया, तो यहाँ से आप एक बिजनेस प्लान तैयार करेंगे। उस बिजनेस प्लान में आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सेट किए जाएंगे। यानी आप अपने प्रोजेक्ट चार्टर में ये लिख सकते हैं, बल्कि उसकी जो है वो एक ज़्यादा डिटेल दे सकते हैं। जो आपने स्टेटमेंट ऑफ वर्क में आपने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, आप उनको उनकी डिटेल में जा सकते हैं और फिर उनको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर। यानी
आपने स्टेटमेंट ऑफ वर्क में जो प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन किया है, उसमें आप फिर आकर उसकी हर हर जो लाइन होगी प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर, जो जो उसकी आउटलाइन के अंदर डिटेल्स होंगी, उन लाइनों की फिर मजीद आप डिटेल देंगे और बताएंगे कि ये हर हर लाइन में हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या गोल्स हैं। तो ये एक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके बगैर आप परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते, आप प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, रिस्क्स को आइडेंटिफाई और असेस नहीं कर सकते। तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट का स्कोप पहले डिफाइन कर लिया। अब उस स्कोप के अंदर जो चीज़ें तयशुदा हैं उनकी डिटेल में जाइए और जाकर अपने बिजनेस प्लान को डेवलप कीजिए और अपने इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन कीजिए और उनके ऊपर अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए। फिर आता है मरहला, जब आपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लिए, फिर आपके डिलीवरेबल्स को डिटरमिन करने का मरहला आता है। डेफिनेटली जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो टेंजेबल चीज़ें होंगी, जो आपने जो है जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनवा रही है, उसको आपने वो चीज़ें डिलीवर करनी है। वो टेंजेबल प्रोडक्ट्स जो हैं या वो कंक्रीट रिजल्ट्स जो हैं, इन केस ऑफ प्रोग्राम बेस्ड प्रोजेक्ट्स, वो कंक्रीट रिजल्ट्स या वो टेंजेबल प्रोडक्ट्स जो आपने अपने कस्टमर को या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले करनी है, वो डिलीवरेबल्स कहलाती है। डेफिनेटली जो चीज़ आपने डिलीवरेबल्स में डिफाइन नहीं की, जिसको डिटरमिन नहीं किया कि ये डिलीवरेबल है, उसको आगे चल के आप किसी भी फेज में डिलीवर नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरेबल्स की शनाख्त हो जाए, क्या क्या चीज़ें आप डिलीवर करना जा रहे हैं। आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए ये बन रहा है, या वो स्टेक होल्डर्स जिनके लिए ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपका बन रहा है, उनको क्या क्या चीज़ें डिलीवर की जाएंगी, क्या क्या नताइज उनको मुहैया किए जाएंगे। और इसमें एक और बात भी है कि जब आप डिलीवरेबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे या डिटरमिन करेंगे, तो लामहाला ये चीज़ भी तय पा जाएगी कि इन डिलीवरेबल्स को, इनको प्रिपेयर करने का, प्रोड्यूस करने का और रिसीव करने का मैकेनिज्म क्या होगा, कब ये प्रोड्यूस होंगे, कौन इनको प्रोड्यूस करेगा, इनको रिसीव कौन करेगा, किस तरह से रिसीव होगा। यानी ये तमाम मराहल जो हैं, ये डिलीवरेबल्स की डिटर्मिनेशन पर ही तय पा जाते हैं। तो ये भी चूंकि एक डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी है, लिहाजा आप इन चीज़ों को भी बाकायदा डॉक्यूमेंट करेंगे कि डिलीवरेबल्स क्या क्या होंगे, वो कौन किस तरह से प्रोड्यूस होंगे और कब कब प्रोड्यूस होंगे, और उनको कौन प्रोड्यूस करेगा और रिसीव उनको कौन करेगा और किस मैकेनिज्म के तहत वो रिसीव होंगे। जब ये चीज़ आपने तय कर ली, अब आ गया मरहला, आपने अपने प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग करनी है और माइलस्टोन्स तय करने हैं। ये प्रोजेक्ट का जो स्केजुअल होगा, ये चूंकि थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग और असेसमेंट के इस्तेमाल होगा, तो इसके अंदर अगर कोई गलती है तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो माइलस्टोन्स की मेजरमेंट है या इसकी असेसमेंट है, इसकी मॉनिटरिंग है या इसका कंट्रोल है, वो भी मुतासर हो सकता है। आपने अपनी आउटलाइन में प्रोजेक्ट का जो स्केजुअल है, इसमें कौन सा टास्क कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, कौन से ऐसे टास्क हैं जो किसी दूसरे टास्क के लिए प्री रेक्विजिट हैं और उनके ख़त्म होने पर ही कोई दूसरा टास्क शुरू हो सकता है, या कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि पैरेलल हैं, यानी जो बेक वक्त मतवाजी तौर पे चलाए जा सकते हैं। तो इनको बाकायदा इनका तयन करना, इनको डॉक्यूमेंट करना, इनकी स्टार्ट डेट और एंड डेट और टोटल ड्यूरेशन लिखना और इसमें रिस्क फैक्टर का भी शामिल करना, ये प्रोजेक्ट स्केजुअलिंग का हिस्सा है। और ये हमारी जो समझे माइलस्टोन सेटिंग है, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। और जब भी हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मेजर करेंगे, तो हम प्रोजेक्ट स्केजुअल और जो माइलस्टोन्स हमने सेट किए थे उसी को रेफर करेंगे, उसी को देखेंगे, उसी को बुनियाद बनाकर आगे चलेंगे। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके प्रोजेक्ट में जो स्केजुअल आप बनाएंगे या माइलस्टोन सेट करेंगे, इसकी कॉपीज आप तमाम स्टेक होल्डर्स को फ्राहम करेंगे, क्योंकि ये म्यूचुअली जो एक अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ तय हुई है, इसकी कॉपीज तमाम स्टेक होल्डर्स के पास होंगी
कि वो आपके साथ जो है वो इसके साथ जुड़े रहें, जितना क्लोजली पॉसिबल हो वो इसको वॉच करें, और अगर कोई चीज़ आपसे स्किप हो रही है तो कम से कम उनमें से कोई इस काबिल हो कि वो आपको इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके दें या पॉइंट आउट कर सकें। तो ये हिस्सा प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग और माइलस्टोन्स की क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने माइलस्टोन्स भी सेट कर दिए और आपने स्केजुलिंग भी कर दी, हर एक्टिविटी को लिख दिया आपने, उसकी स्टार्ट डेट लिख दी, एंड डेट लिख दी, ड्यूरेशन लिख दी, उसके जो है वो प्रीरेक्विजिट्स लिख दिए, उसके आपने रिसोर्सेज तय कर दिए, और उसके लिए क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितना बजट चाहिए, ये आपने तय कर लिया। तो फिर आप इन टास्क्स को एक एक करके आपने असाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये बड़ी जो है जहानत और दूरअंदेशी मांगता है कि आपने कौन सा टास्क किसको असाइन करना है। टास्क असाइनमेंट से ही आपका जो प्रोजेक्ट है इसकी जो प्रोग्रेस है वो डिफाइन हो जाएगी। आपने अपनी टीम में से जो बंदा जिस रोल का हामिल है और जो रिस्पॉन्सिबल है, इस प्रोजेक्ट के जितने एलिमेंट्स हैं और जितने भी टास्क्स आपने वो डिफाइन किए हैं, वो आपने अपने टीम मेंबर्स में से जो जिसका रोल है वो उसको आपने अलॉट कर देना है। जब आपके रोल्स डिसाइड हो गए, आपने टास्क असाइन कर दिए, तो इसमें फिर ये होगा कि आपकी टीम के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो जो उनके रोल्स हैं, उनके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं रह जाएगी, उनके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। हर बंदे को अपना रोल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल जाएगा। तो इससे ये होगा कि जिम्मेदारी भी आ जाएगी उन पर, और जिम्मेदारी से उनको पता होगा कि हमारी असेसमेंट भी होगी और हमारी मॉनिटरिंग भी होगी, और इससे जो जिस तरह की भी आपकी प्रोग्रेस है उसके जो भी आप मेट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा प्रोजेक्ट प्लानिंग का असाइनमेंट ऑफ टास्क्स कहलाता है। फिर आ जाता है कि आपने जब टास्क्स वगैरह की असाइनमेंट कर दी, उसके बाद है रिस्क असेसमेंट। जब आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग की स्टेज पे ही रिस्क को असेस कर लेते हैं कि जितने भी पोटेंशियल रिस्क्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए और उनकी लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, ये आप तय कर लेते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग की स्टेज पे, तो आपका समझें 80% काम जो है वो सिक्योर हो जाता है। रिस्क्स की आइडेंटिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आपने सब कुछ तय कर लिया, रोल्स असाइन हो गए, और आपने रिस्क्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, मिसाल के तौर पे कोई टीम मेंबर छोड़ के चला जाता है, आपकी वो कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाती है, या फिर कोई कवानीन में तब्दीली आ जाती है, कोई ऐसा मसला हो जाता है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का जो स्केजुअल है या माइलस्टोन्स हैं वो मुतासर होते हैं, तो फिर आपका डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट है वो लिंगर ऑन करेगा, उसकी प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाएगी, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो फेड आउट होना शुरू हो जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अकाउंट फॉर करना रिस्क असेसमेंट के अंदर बहुत ज़रूरी है। रिस्क असेसमेंट में आप इस बात का भी जायज़ा लेते हैं कि कोई भी अगर आपके प्रोजेक्ट को खतरा लाहक है, रिस्क लाहक है, तो उसके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या होंगे, वो उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं अगर इस तरह के खतरात आपके प्रोजेक्ट की डिफरेंट जो फेजेस हैं उसमें, या उसके जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसमें उनको इस तरह के खतरात लाहक होते हैं, तो उसके पॉसिबल नताइज क्या हो सकते हैं। जब तक आप इनको असेस नहीं करेंगे, आप एग्जैक्ट जो बजट है या जो आपकी कॉस्ट है उसके करीब नहीं पहुंच पाएंगे। तो रिस्क असेसमेंट जो है ये भी प्रोजेक्ट प्लानिंग में ही कर ली जाती है, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट है उसको जितने भी खतरात हैं और उनके जितने भी असरात हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए और फिर उसकी प्रिवेंशन के लिए मेजर्स लिए जाएं। डेफिनेटली ये सारा काम हवा में नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो रही हैं, और जब ये डॉक्यूमेंटेड होगी तो लामहला फिर हम इसकी प्रिवेंशन के लिए भी मेजर्स लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने रिस्क असेसमेंट तो कर ली, अब हम आंखें बंद करके बैठ गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज़ का रिस्क, एक चीज़ का खतरा आपने भांप लिया है, आपने असेस कर लिया है, तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई काम ही ना करें। आप अपने प्रोजेक्ट स्केजुअल में या अपनी टीम की असाइनमेंट में या फिर अपनी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में
कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ही ना लें, कोई ऐसे काम ही ना करें जिससे रिस्क जो है वो प्रिवेंट हो सके, या चलो कम से कम वो मिनिमाइज हो सके, उसकी जो है लाइकली